हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और नेक्स्ट हमें डिडक्शन करनी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। लिखिएगा मेरे साथ में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। ओके, ये 80 DDB कहती क्या है? ये 80 DDB कहती है एक पर्सन है, जैसे हमारे पास में था ना पिछले वाले में 80D, तो उसके अंदर क्या होता था, एक फिजिकली चैलेंज पर्सन या मेंटली चैलेंज पर्सन के ऊपर, डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के ऊपर जो है वो किया जाता था एक्सपेंडिचर, उसके लिए था। अब यहाँ पे है डीडीबी कहती है, कहता है कि एक पर्सन ने, जो कि एक रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो इंडिया का, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उस पर्सन ने क्या किया है, उस पर्सन ने एक दूसरे पर्सन के ऊपर, जिसको कि विशेष तरीके की कोई बीमारी है, दूसरे पर्सन को रूल 11 डीडी के अंदर बताई गई, डिस्कस की गई कोई डिजीज है, ठीक है, और उस डिजीज के इलाज के लिए जो पर्सन खर्चा कर रहा है वो डिडक्शन ले सकता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। डिडक्शन कौन ले सकता है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए ले सकता है? जो पर्सन बीमार है उसके इलाज के लिए जो उसने खर्चा किया है उस पे, ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये किस तरीके का बीमार हो कि सर इसको कोई डिजीज हो जो कि रूल 11 डीडी के अंदर बताई गई, ओके। अब एक बात और याद करो, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कि हमारे पास में जो बीमार व्यक्ति है, वो बीमार व्यक्ति अगर सीनियर सिटीजन हुआ, मैंने अभी तक क्वांटम ऑफ डिडक्शन नहीं बताया, वो व्यक्ति अगर सीनियर सिटीजन हुआ तो उसको रेजिडेंट होना जरूरी है, जैसे कि पिछली डिडक्शन में था, रेजिडेंट चेक करना, अगर रेजिडेंट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। यानी कि जब सीनियर सिटीजन आएगा इन दोनों डिडक्शन के अंदर अभी तक जो मैंने बताया, तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं। अपनी कॉपी में आप लिखिएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन कौन है जी? हु कैन क्लेम? रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। कृपया शांत रहें, बैठ जाइए आराम से। ठीक है जी, ओके। और किस लिए मिल रही है? फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन स्पेसिफाइड डिजीज, ठीक है जी। अच्छा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है? कितने की डिडक्शन मिलेगी? अमाउंट स्पेंड और ₹40,000 in case of others less than 60 years। बोला मैं नहीं, मोर देन केस 40,000 इन केस ऑफ लेस देन, ऐसा लिख देता हूं ना। 60 से तो उधर की तरफ है ना, 60 की तरफ तो नाराजगी है इसकी,
नहीं उल्टा लिख दिया, हाँ मैंने, हाँ वो सही कह रही थी, 60 बड़ा। ओके, और अगर अब उसको क्या पढ़ेंगे, मोर देन 60 इयर्स? हाँ नहीं, आप बताओ क्या पढ़ना चाहिए? 60 की तरफ मुंह खुला हुआ है, 60 बड़ा है या छोटा है? बड़ा। फिर तो वो लेस देन हो गया ना। अरे भैया रहने दो तुम, नहीं सर, आप नहीं रहने दो तुम। इफ patient is less than 60 years और रुपीज 1 लाख हो जाएगी लिमिट if patient is more than or equals to 60 years। ठीक है जी। ठीक है, अमाउंट स्पेंड और 40,000 में से कोई बड़ा छोटा भी तो होना चाहिए। हाँ विच एवर इज लेस लिखा तो है, आप ध्यान से देखो। हाँ लिखा तो है, सर हमको दिखा बाद है ना, बाद में दिखा तुम्हें। इसके बाद आ जाता है। अच्छा ये हो गया, लिख लिया आपने छोटा सा अपने पास में। अब इधर देखो जरा, आगे क्लास लेंगे सर, ये सारा शायद मिलेगा वो चूहा आ गया सर, वो एक के अंदर चूहा आ बेटा मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये चूहे बिल्ली की बातें बाद में बता रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद। मतलब फाउंडेशन के बच्चे ऐसी बात करें कि क्लास में चूहा आ गया था तो अच्छा लगता है। क्लास में नहीं, एसी के अंदर था। अच्छा चलो, कृपया शांति बनाए रखें। देखो क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, डीडीबी क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी कब होगी जी? जब रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ हो, उसको मिलेगी। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? कहता है एसएससी हैज एक्चुअली पेड। एक्चुअली पेड का मतलब समझ में आया? पेड बेसिस, सच में उसने पे किया होगा, अप्रूवल बेसिस पे नहीं आया होगा। एनी अमाउंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, any amount for medical treatment of such disease or नहीं, हाँ मैं ये ढूंढ रहा था। इतना लंबा चौड़ा जाने के लिए जरूरत नहीं है। वहां पे क्या था अपने पास में 80 डीडी के अंदर, 80 डी के अंदर क्या था? 80 डीडी के अंदर क्या था हमारे पास में? फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन था। यहाँ पे ये फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, बस इसके अंदर दोनों में यही चीज है, डिफरेंट जो है कि ये क्या है जी, ये एक स्पेसिफाइड डिजीज है और आपको पता नहीं लगाना कि कौन सी डिजीज स्पेसिफाइड है कौन सी नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा 11 डीडी के अंदर स्पेसिफिक डिजीज है कोई, उसका पेशेंट के ऊपर वो खर्चा कर रहा है। बेटा ये कैसी डिजीज होती है, इसकी तो नाम भी प्रोनाउंस करने में मैं और आप भी गलती कर देंगे। टेक्निकल टर्म्स हमें क्या लेना देना, हम यहाँ टेक्स्ट पढ़ने आए हैं, ठीक है ना। तो अगर उसमें मेंशन कोई डिजीज है और पर्सन जो है वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल या एचयूएफ, सिर्फ इसी के लिए है और वो खर्चा कर रहा है। अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड नहीं यूज कर रहा क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है जिसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिजीज के अंदर कोई खर्चा किया जा रहा है तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सीधी सी बात है जी, आपको जो अमाउंट है वो अलाउड है, कितने तक एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, और 40,000 या 1 लाख एज द केस में बी, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और अदर देन सीनियर सिटीजन। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन होगा तो आप क्या चेक करेंगे सर? रेजिडेंट चेक करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है 4th पॉइंट के अंदर
सीनियर सिटीजन मीन एन इंडिविजुअल, एक तो जो रेजिडेंट हो और जिसकी की एज 60 ईयर से ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट मैंने आप लोगों को लिखवाई है भी, जो थर्ड पॉइंट के अंदर लिखी हुई है। अच्छा, अब जरा पढ़ना जी, सिचुएशन क्या कहता है। अगर इंडिविजुअल होता है तो वो अपने ऊपर खर्चा कर सकता है या फिर अपने ऊपर खर्चा कर सकती है, डिपेंडेंट रिलेटिव के ऊपर जो कि स्पाउस हो सकता है, उस पे, चिल्ड्रन पे, पेरेंट्स पे, ब्रदर एंड सिस्टर पे, और अगर एचयूएफ का केस है तो कोई भी मेंबर, ठीक है ना। वही है, रिलेटिव की डेफिनेशन भी वही है। अच्छा, अब वहां पे भी था हमारे पास में कि सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा उसको, किस चीज का, कोई फिजिकली हैंडीकैप नहीं है ये, लेकिन इसको सर्टिफाई करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सर्टिफिकेट्स क्यों होते हैं। जैसे आपकी कोई पेंशन भी आती है ना, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अगर आपकी पेंशन वगैरह भी आती है या फिर कोई पॉलिसी होती है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है वहां पे कि हाँ मैं जिंदा हूँ। एक बार प्रेजेंट होना पड़ता है अथॉरिटी के पास में, अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है और साइन देने पड़ते हैं, वहां पे एविडेंस देना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से आप अगर कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और वो डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं और वो बीमारी जो है वो रूल 11 डीडी के अंदर स्पेसिफाई थी, तो इस चीज का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाए अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है जी, जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में अटैच करना होगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, जरा ध्यान देना, 6th पॉइंट जो मैंने पहले नहीं बोला था, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बात बताओ, अगर आपके पास में एक पॉलिसी है और आपने साथ में ये खर्चे भी कर लिए और डिडक्शन भी ले ली, तो पिछले वाले के अंदर तो हमने डिसअलाउड कर दिया था, बिल्कुल भाग जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं, सिंपल सी बात है, आपने खर्चा किया मान लो 70,000 का और सीनियर सिटीजन है सामने वाला पर्सन, तो आपका 1 लाख रुपए तक हो सकता है, तो 72,000 अलाउड है। लेकिन 72,000 में से ना आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिएम्बर्समेंट मिल गई 30,000 की, तो आप डिडक्शन सिर्फ 42,000 की कर सकते। बात समझ में आई? यानी कि जितना अमाउंट आपको रिएम्बर्स हो जाएगा ना वो आपका माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके, चले अब देखो ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा प्यारा सा 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना जरा। इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, मिस्टर पी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। हमने ना रेजिडेंट बोला था, ऑर्डिनरी हो या नॉन ऑर्डिनरी हो हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि आमतौर पे रहने वाला हो या खासतौर कभी कभी दिखे जाने वाला हो, हमें कोई मतलब नहीं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसने एक्सपेंडिचर किया कितना, 6,000 रुपए का। किसके ऊपर किया, ब्रदर के ऊपर किया। क्या ब्रदर रिलेटिव की डेफिनेशन में था? हाँ। अच्छा, ब्रदर की एज कितनी है सर? 28 साल है, अदर्स में है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कितना है जी मैक्सिमम, 40,000 और 6,000 whichever is less, 6,000। हाँ जी। मेडिक्लेम इंश्योरेंस रिसीव नील, यानी कि कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं था, तो भाई साहब को 6,000 रुपए हमने डिडक्शन क्लेम कर दी, कोई शक? अच्छा, मिस्टर क्यू है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसने एक्सपेंस कितना किया, 80,000 रुपए किया, ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। किस पे किया, ब्रदर पे ही किया। ब्रदर की एज कितनी है सर, 62 ईयर है, जो कि नॉन रेजिडेंट था। भगा देंगे हम इसको यहाँ से, बोलो भगा देंगे या नहीं भगाएंगे? नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है ना। चलिए नीचे तो 40,000 नहीं, मैंने नीचे क्या लिखा हो वो छोड़ो, पहले मेरे को एक बात बताओ, रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, बोलो बताओ ना मेरे को। ऊपर वाला नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, ये देखो, हाँ सर, ये नॉन ऑर्डिनरी तो रेजिडेंट, रेजिडेंट तो था ना। हाँ रेजिडेंट तो था ना, तो ये तो ओके है। हाँ, अच्छा, ये 62 इयर्स का है, सीनियर हो गया, सीनियर सिटीजन है, इसके साथ हमने क्या चेक करना है, ये रेजिडेंट है, नहीं है, इसके लिए हमने क्या चेक करना है, मेरे को ये बताओ क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है। लो आंसर भी छुपा दिया, नहीं है, नहीं है। नहीं। अच्छा, मैंने क्या कहा था, किसके लिए तुम देखोगे, अच्छा सीनियर एक सिटीजन वालों के लिए। सीनियर सिटीजन वालों के लिए, सीनियर सिटीजन के से ये आउट हो गया, हाँ, तो क्या ये पर्सन भी नहीं रहा, हाँ ना।
मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम भंडारे में जा रहे हो, तुम्हारे को जनरल भंडारा मिल सकता है, तुम्हारे को स्पेसिफिक मिल सकता है। तुम स्पेसिफिक वाले से आउट हो गए तो जनरल भी नहीं मिलेगा क्या? जनरल वाले के लिए कोई कंडीशन डाली थी क्या मैंने? मुझे आप एक बात बताओ, आपने क्या समझा? आपने पता है, जिन्होंने भी अभी मेरे को ये कहा ना, सर देखो सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन के साथ हमारे को चेक करना है कि वो रेजिडेंट भी हो, तो ठीक है, भगा दिया हमने इसको यहाँ से। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी से भगा रहे हो या डिडक्शन की कैटेगरी से भगा रहे हो? सीनियर सिटीजन गेटिंग माय पॉइंट? सीनियर सिटीजन की कैटेगरी से भगा रहे हैं, डिडक्शन की कैटेगरी से नहीं भगा रहे। क्योंकि डिडक्शन में जब अदर्स होते हैं तो वो अदर्स के लिए तो हम क्या नाम है कर सकते हैं ना, उसके लिए तो हमें रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नहीं देखना ना। 40,000 तो 40,000 की जनरल लिमिट तो इसके साथ है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसने खर्चा कितना किया था? 80,000। कोई बात नहीं, हमने इसको सीनियर सिटीजन की लिस्ट से भगा दिया, लेकिन 40,000 की डिडक्शन दे दी। कोई दिक्कत? अच्छा, मिस्टर आर है, नॉन रेजिडेंट है, 1 लाख रुपए खर्च किए इन्होंने भाई के लिए। 40,000 भाई 62 साल का था, रेजिडेंट भी था, तो अब लेकिन वही रेजिडेंट हाँ वो तो रेजिडेंट नहीं है। डिडक्शन में नहीं देखो आता। ये तो वैलिड था, हाँ पर वो ये तो वैलिड था, लेकिन जिसने डिडक्शन दी है वही इनवैलिड है, तो इसको डिडक्शन दे क्या? नहीं देंगे, भगा दिया हमने इसको। देखो नील, समझ में आई? दोनों का चेक करना है, और दूसरे का कब चेक करना है? जब वो सीनियर सिटीजन हो। हाँ बस, सर आपने अभी क्या बोला था उस बारे में कि उसे सीनियर सिटीजन को उसने हटा दिया, लेकिन हाँ वहां पे पिछले वाले केस के अंदर हमने उसको सीनियर सिटीजन की लिस्ट से भगाया था, लेकिन जनरल लिस्ट से थोड़ी भगाया था। अगर इसमें भी तो वही होना चाहिए। कहाँ? कहाँ? रोशनी जी मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, तसल्ली में जो शांति है ना वो कहीं नहीं है। ये देखो, नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो चाहे कुछ भी हो, ये रेजिडेंट तो है ना, ये बंदा अलाउड है? हाँ सर अलाउड है। किसके नाम पे? इसके नाम पे। ये सीनियर सिटीजन को हमने सीनियर सिटीजन माना ही नहीं है, तो जनरल तो माना है ना, तो 40 की तो दे दूं इसको, 40 की दे दी मैं। अच्छा, अब दूसरे केस में, चाहे जिसके नाम पे माना जा रहा है वो तो सही है, लेकिन जो मांग रहा है वो तो गलत है, तो इसको डिडक्शन मिलेगी क्या? आउट, बिल्कुल ही आउट, बाहर। ठीक है? अच्छा, एस का क्या है स्टेटस? रेजिडेंट है लेकिन रेजिडेंट है बट नॉट इंडियन सिटीजन। कोई बात नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं था कि सिटीजन को तुम देखो, सिटीजनशिप का हमें कोई लेना देना ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब जरा दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। 64 ईयर है और रेजिडेंट भी है। हाँ सर ये रेजिडेंट की है, इसकी लिमिट कितनी है? 1 लाख, लेकिन अमाउंट कितना स्पेंड किया इसने? 72,000 दे दिया हमने। ठीक है? अच्छा, फिर टी, मिस्टर टी क्या बोलते हैं? कहते हैं सर मैं तो रेजिडेंट हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने खर्चा किया भाई के ऊपर 80,000 रुपए। भाई की एज कितनी है? 52 ईयर्स, वो रेजिडेंट है। अब क्यों बता रहे हो हमें रेजिडेंट है कि नहीं है? हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, तुम रेजिडेंट हो या ना हो। ठीक है ना? अच्छा, ये रुपीज, हाँ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम इसने रिसीव कर लिया 8,000। तो अब एक बात बताओ, उसने खर्चा कितना किया था? 80,000। अब जरा इसको चेक, शांति रखो, कृपया शांति रखो। 80,000 और 40,000 विच एवर इज लेस, इतने की डिडक्शन मिल रही थी, है ना? तो विच एवर इज लेस में 40 इसका क्वालिफाई हो गया। 8,000 इसने ले लिए, तो कितने बच गए? 32,000। अगर आप ये करोगे ना, 80,000 माइनस 8,000, 72,000 और फिर 40,000, फिर 40,000, तो ये एकदम गलत है। बच्चे ज्यादातर यही करते हैं। सर ये तो लिमिट से ही कर गया। हाँ, लिमिट तो हमारे पास में 40 की ही थी ना, ये ध्यान रखना इस चीज का। अब सुनो मेरी बात, आपको जो है ना, ये क्वेश्चन को ना ऐसे लिख करके नहीं छोड़ना। कब कहां क्या आपने देखा
जिसकी वजह से आपने डिडक्शन दी या नहीं दी उसको पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर मिलेंगे। जैसे नीचे लिखा हो, पढ़ो इसको जल्दी से। आगे बैठो यार। तेल गिरा दिया उसने खाना खाते खाते। So, second वाले में तो लिखा है कि as the excessive the non-resident सेकंड वाला है कौन सा, पहले आपका बताना मेरे को। ये आर वाला है, ये देखो जरा गौर से देखो इसको, Yes sir. दिखा ये। यार कितना अच्छा जरा अपना जूम लेके दिखाते हो। बता मैंने चश्मे के देंगी हो गया, ये ड्रामा बंद करो, टाइम पास कर रहे हो। कहां से देंगी डन। अच्छा देखो, अगला है 80E, आप लोगों के लिए, आप लोगों के कोर्स के लिए। देखो ऐसा है कि अगर कोई एजुकेशनल लोन लेता है, याद रखना एजुकेशनल लोन के इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन है ये। शिक्षा सबका अधिकार है और हायर एजुकेशन भी सबका अधिकार है। गवर्नमेंट क्या मोटिवेट कर रही है आपको? गवर्नमेंट ये मोटिवेट कर रही है कि सर आप पढ़ें और आगे बढ़ें। उनको क्या पता तुम तो मस्ती मारने ही आते हो। तो पापा ने तुम्हारे नाम पे, पापा ने या मम्मी ने तुम्हारे नाम पे क्या ले लिया? एक लोन ले लिया, एजुकेशनल लोन, और उसके जो इंटरेस्ट का अमाउंट था ना, अब एक बात बताओ, लोन जो है जब उन्होंने लिया तो क्या वो खुश हुए कि कैश आ गया? क्या वो वापस देते समय दुखी हो रहे थे? नहीं, वापस देते समय कोई दुखी नहीं होता। इंटरेस्ट की बात नहीं की मैं, प्रिंसिपल अमाउंट की बात। नहीं सर। तो लोन का आना खुशी नहीं है, लोन का जाना दुख नहीं है। दुख क्या है जी? इंटरेस्ट, और सामने वाले के लिए इनकम है। तो हमें इनकम वाले की तो सोचनी नहीं है, अपनी ही सोचनी है। तो ना इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के ऊपर ही है डिडक्शन। आपने अगर कोई लोन लिया है अपने लिए या अपने परिवार के लिए, परिवार का मतलब यानी कि रिलेटिव का मतलब बता देता हूँ अभी, परिवार के लिए, रिलेटिव्स के लिए किसी हायर एजुकेशन के ऊपर। अब हायर एजुकेशन का भी मतलब बता देता हूँ, ठीक है जी। हायर एजुकेशन का मतलब वैसे आप समझते ही हैं कि 12th के बाद में जितने भी वोकेशनल कोर्सेज भी हो सकते हैं। अच्छा, तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। तो अब क्या लिखा हुआ है? अब ये बात है कि ना उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन ये डिडक्शन मिलेगी कितनी? ये डिडक्शन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पेड बेसिस पे, जब से आपने एक्चुअली इंटरेस्ट पे करना शुरू किया था तब से। कब तक? मैक्सिमम 8 सालों तक। बात समझ में आई? यानी कि मान लो किसी नालायक बच्चे के पिताजी ने लोन लिया उसको सीए करवाने के लिए, उसकी सीए हो गई नहीं दे रही, 8 साल बीत चुके हैं। अब इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा 9th ईयर से, मैक्सिमम 8 साल। याद रहेगा? अब आ जाओ इसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेबिलिटी क्या है जी? कोई भी इंडिविजुअल, हमने बोला नहीं रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? उसने क्या किया? इंटरेस्ट पे किया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। पर्पस क्या था लोन का? सर एजुकेशन लोन था, हायर एजुकेशन, ठीक है जी। रिलेटिव का मतलब क्या है? स्पाउस, चिल्ड्रन, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। स्टूडेंट टू होम इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन, यानी कि यहाँ पे जो है वो अडॉप्टेड चाइल्ड भी बीच में आ सकते हैं। ओके, अच्छा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है? जितना अमाउंट आपने पे किया हो, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। मैक्सिमम लिमिट कितनी है जी ईयर्स की? सर 8 साल, बस कहानी खत्म, ठीक है, सिंपल सा है। और
हायर एजुकेशन का मतलब बताया हुआ है, आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, कोई वोकेशनल कोर्स भी हो सकता है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर कुछ नहीं बोली है, तो इसको एक बार ही पढ़ लो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। तो लिखना भी है। लिखवा दूं? तुम दुष्ट हो बड़े। सर एक जगह आप ये दिखा दो, हम लिख लेते हैं। हाँ, वही। नहीं ऐसे कैसे, तो टीपना नहीं है, शॉर्ट में लिखना। ATE डिडक्शन अंडर सेक्शन ATE, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATE। पर्सन एलिजिबल कौन है? पर्सन, सीधा लिखो, सबको पता पर्सन एलिजिबल कौन है। फॉर डिडक्शन एनी इंडिविजुअल, नंबर 2 क्या करेगी? फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, डिडक्शन अवेलेबल on interest on ने इसको लिखो फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन, फॉर हिमसेल्फ, मैं बार बार हर सेल्फ नहीं लिख रहा, ठीक है जी, हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। ठीक है जी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, अब इस डिडक्शन के अंदर पहली बारी ईयर्स या फिर टाइम बीच में आया है, याद रखना। अमाउंट स्पेंड, अमाउंट एक्चुअली पेड, एज इंटरेस्ट फॉर 8 assessment year starts from the date of actual payment of interest। ठीक है जी। अब हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख लो हायर एजुकेशन। हाँ जी, 8 साल कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए ना, फिर वो लैप्स हो जाएगा अगर जिस साल उसने नहीं ली डिडक्शन। ठीक है जी, ओके डन। लॉस में हमें डिडक्शन नहीं कर सकते। क्या लॉस में क्या? उसमें वो लॉस आ गया, डिडक्शन डाल दो तो और लॉस आ मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। सर जैसे एक हेड का वो लॉस आ गया, नहीं जीटीआई का वो लॉस आ गया, हाँ। फिर उसमें डिडक्शन में डाल दो तो और लॉस आ गया। हाँ, मैडम कह रही हैं सर अगर किसी को लॉस आ गया उसमें डिडक्शन भी डाल दी, लॉस आ गया, अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे लॉस का निकाल करके क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को कि कब पैसे कब दे रहे हो बताना। क्या दीदी अपने चैप्टर का नाम बताना मुझे एक बारी, डिडक्शन पूरा नाम बताना इसका। कॉपी खोलो, जल्दी लिखो, जल्दी देखो पहले तुमने क्या लिखा है। डिडक्शन है चैप्टर का नाम या कुछ और है? GTI। अच्छा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ समझ गई सर, ठीक है। मैंने डंडे मारने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम लड़का हो या लड़की हो। उसको इधर डंडा रोल और सच में रखूंगा मैं।
डिडक्शन कांट बी क्लेम अगेंस्ट लॉस, और लॉसेस डिडक्शंस की वजह से नहीं आ सकते। अभी तुम सोचो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हंसती है ऊपर से। सही बात है बेटा, मेरे को हाइपर करके तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। बाद में लास्ट में एक लाइन बोल देती है ये अपने आप को छुपाने के लिए, आप बहुत अच्छे हो। सुनो, देखो मेरी बात सुनो, अगला क्या है, हाँ क्या नाम है, हमने 24B पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी का, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, चलो मैं इसको पहले मेरी थोड़ी सी बातचीत ही कर लेता हूँ तुम लोगों से। हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पढ़ा 24B हाउस प्रॉपर्टी में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दो केसेस होते थे, एक तो होता था सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक होता था लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर है ना कोई लिमिट नहीं होती थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर होता था ना लिमिट होती थी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, कितनी होती थी 30,000 और 2 लाख 2 लाख कंडीशनली, है ना। कंडीशंस होती थी इसकी कि लोन जो है वो लिया गया हो 1/4/1999 के बाद, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए ही लिया गया, और अगर कंस्ट्रक्शन का केस है तो वो 5 साल के अंदर अंदर पूरी हो गई हो, है ना। ऐसा हमने पढ़ा था, चलो ठीक है, वो तो बात खत्म हो गई। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ये हमारे पास में था, और लेट आउट के लिए एक मैं बता रहा हूं कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन एक रूल है, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नहीं पढ़े। ये रूल क्या कहता है, ये दोनों के लिए ही है, जर्नल सेल्फ ऑक्यूपाइड और उसके लिए जर्नल बोलता है, कहता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कांट बी मोर देन ₹2 लाख, ऐसा कहता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, भाई लॉसेस कम आएंगे जब आपके खर्चे ज्यादा हो। अब आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस ज्यादा हैं, आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा है, आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वो सारी की सारी चीजें मिलाकर के 2 लाख के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गई ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसे केस में अपने को लॉसेस आने का और अपना पैसा डूब जाने का एक बात हो रही थी। देखो एक सिचुएशन सोचो, मैंने नहीं पढ़ाई अभी तक आपको डिडक्शन एक पैसे की भी, मैंने डिडक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, पहले तो मैं आपको डिडक्शन की उत्पत्ति का कारण बता रहा हूं कि हो क्या रहा था। आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक पर्सन को लॉस के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लॉस कांट बी मोर, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कांट बी मोर देन ₹2 लाख। लेकिन अगर उसने सच में कोई इंटरेस्ट पे किया और उस इंटरेस्ट की वजह से उसको लॉसेज आ रहे हैं 3 लाख रुपए के, तो ये रिमेनिंग 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट को लेकर के कहाँ जाए? और केस बोनाफाइड है, मेलाफाइड नहीं है, मतलब अच्छी नीयत का ही है, इसका तो हो गया ना नुकसान। तो इसको प्यार से मनाते हुए सेक्शन 80E लिखा गया, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब छूटते ही बच्चे दिमाग में क्या आता है, सर 24B तो था, हाँ था 24B, अगर तुम्हारे पास है और सारा का सारा इंटरेस्ट वहां एग्जॉस्ट हो चुका तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अभी भी इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है और आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, तो आपके लिए है सेक्शन 80EE। ओके, ठीक है जी, ओके। अब जरा देखना, तो ना हमने क्या बोला, हमने ये बोला सीधी सी बात है कि ना द एसएससी कौन है, पर्सन कौन है सर, इंडिविजुअल है, इसने एक लोन लिया हुआ होगा, है ना। अब तो ये तो बात कॉमन सेंस है, ये तो ठीक है, लोन लिया गया होगा एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन और परचेज, लोन लिया गया होगा कहां से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब ये है ना बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है कुछ, यही एक मेन कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कहता है लोन जो है ना वो सैंक्शन किया जाना चाहिए कब से कब तक, 16-17 के अंदर। ओ माय गॉड, यानी कि अगर मैं आज जा करके कोई लोन ले लेता हूँ और उसका इंटरेस्ट एक्सीड कर जाता है 24B को, तो क्या मेरे लिए सेक्शन 80EE वेट करेगा? नहीं। बता देगा मुझे वहां से, चल दफा। बात समझ में आई?
तो ये बड़ा क्यों लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ गई। बोल्ड में क्यों लिखा हुआ है कि सर लोन जो है ना वो सैंक्शन किया गया और 16-17 के लिए। अच्छा ठीक है, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा अपनी नॉलेज को और एनहांस करते हैं। यहाँ पे और भी बातें लिखी हुई हैं। हमारा ना ये जो लोन था ना, ये ना छोटे लोगों के लिए था, छोटे गरीब लोगों के लिए, तुम्हारे और मेरे जैसे। ये फिर हम छोड़ देंगे। अच्छा तुम छोटे नहीं हो, मतलब मैं मैं क्या नाम है, अपने को गरीब कह रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको भी गरीबी में मिला लूं। भगवान आप जैसे गरीब सबको बना। नहीं वो तो ठीक है। आईफोन देखो मैं गरीब हूँ। तुम नालायक हो। कह रही हूँ, आप जैसे गरीब हमें भी बना सकते हो। देखो वैसे मौके पे क्या क्या चीजें होती है ना, भगवान भी तुम्हारे साथ है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो ना मैं एक गरीब इंसान हूँ, ठीक है, मेरे लिए ये लोन था, और ये मैंने ना एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदने की सोची। सबसे पहले तो ना जिस दिन मैं ये लोन सेक्शन करा रहा हूँ ना, मेरे हाथ में ना कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये लोन कब से कब तक का सेंक्शन होना चाहिए, 16-17 के अंदर। ओके जी, ये तो हमने पहले ही सुन लिया सर। अब ये जो लोन है ना, लोन का अमाउंट जो है ना वो 35 लाख से ऊपर ना हो, 35 लाख रुपए से ऊपर ना हो, और आपकी जो मकान की वैल्यू है ना वो 50 लाख से ऊपर ना हो। सर 50 लाख में कौन से मकान आते हैं, 1 BHK, 1.5 BHK ही बोलूंगा, 2 भी नहीं बोलूंगा मैं तो। बात समझ में आई? जो हम परचेज करने जा रहे हैं उसकी परचेज या कंस्ट्रक्शन, हाँ जो भी तुम कर रहे हो ना, 50 लाख के अंदर होना चाहिए। 50 लाख के अंदर है तो ये डिडक्शन आपके लिए है, नहीं है तो फिर भाग जाओ यार। और लोन का भी अमाउंट जो है वो 35 लाख के अंदर होना चाहिए, यानी कि 15 लाख तो आपको अपनी जेब से देने ही पड़ेंगे, मैक्सिमम वाली बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है 50 का पूरा हो। मान लो 30 लाख रुपए का घर है, तो फिर पूरे आप 30 लाख का लोन ले रहे हो तो सारे का डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट का सिर्फ, हाँ प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं। बात समझ में आई मेरी? अच्छा अब ना पता है क्या होता है, जैसे मान लो, एक सेकेंड के लिए मैं तुम्हें दिखाऊं, मान लो हम मान लेते हैं कि ना होम लोन का इंटरेस्ट रेट कितना, 10%, मान लो मोटा मोटा लगा लेते हैं 10%। होम लोन सस्ते होते हैं, एजुकेशन लोन सस्ते होते हैं, आप कार लोन लेने जाओगे महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लग्जरियस आइटम में आता है। सुना है ना बचपन से, रोटी कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कार हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है, मेट्रो चल रही है उसमें जाना लायक। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सर मान लो आपने ना 30 लाख रुपए का लोन ले लिया, 30 लाख का 10% कितना हो गया सर, 3 लाख रुपए। अब आपका 24B के अंदर तो आ गया 2 लाख, वहां तक आ सकता है, या जितना भी अमाउंट 197 आ गया, 150 आ गया, जो भी आ गया, रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसके लिए कौन है जी, लेकिन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, यानी कि सिर्फ एक ही साल के लिए है। इन्होंने स्कीम बनाई थी उसी साल बहुत जल्दी में, उसी टाइम बंद कर दी, कह रहे शटर डाउन करो इसका। बहुत सारे लोग आ गए। 27 लाख तो बेटा मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बेटी मेरी बात सुन, चुप कर जा बेटा। 27 लाख तो बेटा मैंने सबसे पहले बोला रोशनी कि वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, और 27 क्यों, इसको तू 33 करके देख, जो लोन लिया था 30 लाख रुपए का वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है। बाकी का 1 लाख, हाँ बाकी का 1 लाख नहीं, ये 3 लाख तो इंटरेस्ट के, 33 लाख रुपए तेरे को रिटर्न करने पड़े, तो 30 लाख तो तेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं है। उसके लिए डिडक्शन है, तो सर आज क्या उसके लिए कोई डिडक्शन है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए? हाँ सर 80C करके इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन का है, 80C ही है शायद। थोड़ा सा तेज बोल के इस माइक में आवाज है मेरी। 80C 80C है बेटा, अपनी कॉपी खोल करके देखो, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन लिखा हुआ है वहां पे, और वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सर हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये तो हमारे को पता लग गया, अभी के लिए तो हमने आपको बोल दिया क्या सर 1 लाख ले लो, इतना रिमेनिंग उसमें ले लो। अब यहाँ पे जब क्वांटम ऑफ डिडक्शन बताऊंगा तब सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या कहते हैं डिडक्शन विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल
ऑन अबव लोन और ₹50,000 विच एवर इज लेस, यानी कि ये जो 80 की डिडक्शन है ये कितने तक है मैक्सिमम? 50,000। इसकी अपर क्या है? 50,000। सर हाँ जी, सर जैसे पहले जो हमने हाउस प्रॉपर्टी में जो लोन माइनस किया मान हाँ। लो 40,000 हाँ, 40,000। 40,000 कर चलो जो आप बोलोगे ना डाटा मैं वही लिखता जाता हूँ, मेरी बात सुनो। 30,000 नहीं था ना वैसे तो 30,000 तो बेटा 2 लाख तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में है ना। अगर मैं तो मान रहा हूँ लेट आउट किया हुआ है मैंने। हम्म। मान लो जो 30,000 हमने चलो minus किया। मैं ये कहता हूँ कि आपने क्या नाम है यहाँ पे आपकी इनकम आई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे आपने डिडक्शन दे दी 24B की। हम्म। कितना देना चाहते हो बोलो? आपको जितना लिखना है। मैं 70,000 ले लेता हूँ। हाँ, तो और बाद में जब डिडक्शन से आएगा वो सारी कंडीशन फुलफिल है तो हम इसमें मतलब 50,000 तक। अच्छा, मेरा जो एक्चुअल इंटरेस्ट था ना, हाँ वो एक्चुअल इंटरेस्ट। हाँ मैं एक्चुअल इंटरेस्ट बोलता हूँ, 4 लाख मैंने पे किया था, एक्चुअली पे किया था। तो हम 50,000 पे दे सकते हैं। अब मैं 50,000 तक 80 को याद कर सकता हूँ। हाँ तो मैंने क्या कहा, रिमेनिंग अमाउंट बोलो, इसमें से आधा तो यहाँ इसमें से यहाँ पे 70,000 चला गया, रिमेनिंग कितना बच गया? 3,30,000 और 50,000 विच एवर इज लेस। तो आउटर कॉलम में कौन सा आ जाएगा जी? 50,000 बस। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये चेक कर लेना कि लोन जो था वो सैंक्शन हुआ था इस टाइम पीरियड में, हाउस प्रॉपर्टी आपकी इतनी थी, लोन का अमाउंट इतना था, और जिस दिन पे आपने लोन लिया उस दिन पे आपके नाम पे कोई और हाउस प्रॉपर्टी ना हो। ये आज के टाइम पे ये सेक्शन 80 नहीं है ना? बिल्कुल है सर। देखो यही मैं सोच रहा था कि कोई बच्चा बोले और मैं बताऊं। भाई साहब क्या कह रहे हैं? भाई साहब क्या कह रहे हैं? भाई साहब ये कह रहे हैं कि आज के टाइम पे तो इसका मतलब ये इफेक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल होगा सर। आपका पुराना लोन था, आपका पुराना लोन था, आपने पे किया, ठीक है जी। इस साल आपने पे किया जो उस साल आपने लोन लिया था, उस लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट था कितना की, मान लो 3 लाख रुपए। तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया तो उतने तक दिखा सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख तक, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो, ठीक है जी। और फिर जो रिमेनिंग 1 लाख होगा वो 1 लाख या 50,000 विच एवर इज लेस, 50,000 आप 80E में दिखा सकते हो। तो जितने साल तक भी आपका लोन रहता है आपके पास में, बस सैंक्शन की बात बोलेगी है कि आपने लोन लिया कब हो, इस टाइम पीरियड। हमने ये नहीं कहा कि अगर आपका पुराना लोन। अच्छा एक बात बताओ, नए प्लान आते हैं, नई गाड़ियां आती हैं रोड पे, पुराने वाले मॉडल को क्या उठा के बाहर फेंक देते हैं? वो भी चलती हैं और वो भी चलती हैं। आपकी कोई नई स्कीम ऑप्ट होती है सीए के अंदर तो पुरानी भी साइमल्टेनियसली चलती। हाँ। तो यही है। समझ में आई मेरी बात? अब इसको लिखना चाहोगे तुम लोग? आओ फिर लिखें। ये हैंग हो जाता है हाँ ये आज सुबह सुबह इसके अंदर ना, इसका पेट भर गया है, डाटा काफी ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा देखो, हाँ जी 80EE। हाँ जी कौन पर्सन था? इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल। ठीक है, क्या करे वो? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके साथ में ना एक चीज और लिख लेते हैं अब की बारी, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा है ना कंडीशंस। कंडीशंस क्या कहती हैं कि वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो हो, बोलो कितनी बताई थी मैंने तुम्हारे को? 50 लाख 50 लाख या उससे कम हो। लोन जो हो, 35 लोन फॉर हाउस लोन
35 लाख से कम हो। और तीसरा क्या था कि एक भी हाउस प्रॉपर्टी उस दिन उसके नाम पे ना हो, नॉट ओन एनी हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल वाली सर जब तक उसी तरह अपनी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी हाँ नहीं होगी ना, तभी तो लोन लेना। हाँ तभी तो सर ने बोला एक हाउस बिजनेस पहले की तो दूसरी नहीं ले पाएगा। नहीं, दूसरी नहीं ले पाएगा इससे, फिर वो कंडीशन वॉलिड हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वांटम क्या था? 50,000 जो बचा हुआ है या 50,000 इंटरेस्ट हाँ, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और वो एक साल का 50,000 कंडीशन। विच एवर इज लेस लिख दूं? सर हाँ जी, लोन का वो ईयर भी तो था कंडीशन में। हाँ 16-17 एक हाँ। से 2 वर्ष। लोन should be sanctioned between 2016 बिटवीन 16-17 बस। सर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो बचा हुआ है ना, हो गया? ये फिनिश कर ये शॉर्ट नोट है, कभी तुम इनको मेन बना के काम करने लग जाओ, क्योंकि छोटी छोटी कंडीशन सारी अपने इस पे नहीं लिखी है। अच्छा जी, डबल डिडक्शन नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसको 24B के साथ में जोड़ के मत देखना। अच्छा, हमारे पास में है क्या यहाँ पे ATEEA, और देखो नाम देखो इसका क्या लिखा हुआ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या कर रहे हो सर अब आप? ना मतलब जितना भी पे नहीं किया है अभी इंटरेस्ट पेबल हाँ, पे नहीं, पेबल बेसिस पे ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी वहां पे भी तो यही था। पूरा स्टेटस सर वो ईयर ही कोई और था बाद में कोई मैंने तो अभी तक ईयर की बात ही नहीं की। सर वो पूरे लोन पे वो लोन के इंटरेस्ट पे था। वृंदा जी कुछ कह रही थी। ये इंटरेस्ट पेबल है। हाँ अच्छा, तो वो क्या था? मतलब उसमें तो जैसे इसमें तो जितना मान लो अगर अभी इतना बचा हुआ है लोन दोनों का सेम ही है जी, दोनों का सेम है, बस ये दोनों का सेम है। यहाँ पे जरा इसको पढ़ना, कंडीशन को। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? द लोन हैज बीन सैंक्शन्ड बाय फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1st April 2018 19 एंड एंडिंग ऑन 31st March 2022, यानी कि इसी साल खत्म हो इसका टाइम पीरियड। तो ये 2 साल के लिए था अभी हमारे पास में, 19, 20, 20, 21, 3 साल के लिए, 21, 22। ठीक है जी। इन तीनों साल में कभी भी लोन आपने लिया हुआ हो, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने थोड़ी सी लिमिट इसकी बढ़ा दी। कहते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना आपकी, वो 45 लाख से ज्यादा ना हो। वहां पे क्या था? 50। वहां 50 लाख था हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, लोन की वैल्यू कितनी थी? 35। यहाँ पे क्या था कि हाउस प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल वैल्यू जो है वो 45 लाख हो, बढ़ा दी थी, घटा दी। ठीक है जी, कि यहाँ पे जो और गरीब लोग हैं वो भी आ जाएं इसके बीच में। ठीक है। अच्छा,
तो हम क्या कहते हैं ना, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, ऐसा क्यों लिखा हुआ है बताना जरा मेरे को। सर्कल रेट ना हो। सर्कल रेट ही हो सिर्फ इफेक्टिव, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। आप मकान खरीदने जा रहे हो, ध्यान से सुनना, आप मकान खरीदने जा रहे हो प्रॉपर्टी डीलर से, वो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से ज्यादा पे ही बेचेगा, है ना जी। वो क्यों कहेगा मिनिमम पे बेचूं, उसकी तो इनकम होनी है। अब हमने ना पीछे वाले में ना ये बोला था कि वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिखाई दी पीछे वाले में हमारे को, यार ये तो अननेसेसरली ज्यादा महंगा हो सकता है, तो हमने यहाँ पे बोला अब की बारी बेस किसको ले लिया, किसको, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सर्कल रेट होते हैं और ये एक्चुअल प्राइस होते हैं। अच्छा, दूसरा देखो ये वही लिखा हुआ जो पहले में लिखा हुआ था कि उसके पास में कोई प्रॉपर्टी ना हो ऑन द डेट ऑफ लोन, ठीक है। इंडिविजुअल इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, इसका मतलब अगर आप वहां पे 80EE की डिडक्शन ले रहे हैं एक लोन के अंदर, तो आप EE की डिडक्शन नहीं ले सकते, जो ऊपर लिखा हुआ था नो डबल बेनिफिट। बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी अवेलेबल टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूस। वो वहां नहीं लिखा हुआ था, लेकिन था उसके अंदर भी, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्वांटम ऑफ डिडक्शन के अंदर वहां पे लिमिट थी 1.5 लाख, यहाँ पे हुई, और वहां पे लिमिट थी 50,000, यहाँ पे हुई है कितनी, 1.5 लाख, ठीक है। और ये देखो बॉक्स में एक बात और लिखी हुई है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी कि आप 24 सेक्शन 24B के अंदर इंटरेस्ट ले लेते हो, उसके बाद में जो बचता है उसके लिए ये है आपके पास। सर क्वेश्चन में तो हमें एसडीवी दिया होगा या एक्चुअल परचेज प्राइस दिया होगा, तो हम एसडीवी लेंगे, हाँ एसडीवी लेंगे। मकान की वैल्यू आपको कैसे चेक करनी है, एसडीवी के द्वारा, ठीक। इसमें लोन की वैल्यू का कुछ नहीं है ना, कितना लोन होना, जैसे पिछले वाले में कहा 35 लाख 35 लाख। हाँ यहाँ पे मकान की वैल्यू है केवल। अच्छा ऐसा हो सकता है कि कैसे लल्लू वाली बातें कर, तुम होम लोन ले रहे, डबल बेनिफिट हो के सकता है, वो तो सैंक्शन उसका अलग ही है, इसका सैंक्शन का अलग ही है। हाँ तो फिर वो तो अलग अलग साल में अलग अलग 2 लोन ले लिए हो हमने, मान लो। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बच्ची क्या कह रही अच्छा थी, सर ठीक है ना, आप लोग बता रहे हो, क्या बोल चलो रहे हो गया, मैं समझ गई, मैंने मैं ये कह रहा था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि 45 लाख की आपकी प्रॉपर्टी और आपको कोई बैंक 90 लाख का लोन दे दे। हाँ, सर। अरे बाद में और भी तो कोई बात नहीं, तो एक गाड़ी भी खरीद ली हो 45 की। अच्छा ठीक है, ये बातें समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल वैसा ही है, जुड़वा है ये दोनों, ठीक है। सर इसको तो दूसरे क्लासेस में जाके मत बोलना यही बात, आप है ना दूसरे क्लासेस। अच्छा अगर मैं दूसरी क्लास में बोलूंगा अभी तो कोई जानता थोड़ी है तेरे को। नहीं फिर भी मत सर वो रोने लगा चाहिए हाँ ये भी बात है, लेकिन मत बोलना। अच्छा नहीं बोल रहा मैं, इसलिए यार लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। सर लिखो आप लिखो। मैं नहीं लिखवा रहा, ये सामने लिखा हो तुम्हारे। अभी तो और कह रहे थे टेक तो सर ये करते, कोई कह रहा था फोन में यूज नहीं करता हाँ इतना। कौन कह रहा था? छोड़ो सर लिखवा दो ये। आपकी बात कर रही है सर। नहीं सर आप नहीं कोई, सर लिखवा दो ये। अच्छा सर भी हो सकता है। चलो लिखो, चलो डिडक्शन। बेटा चुप कर जा, बेटा प्लीज चुप कर जा, देख डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB, सर ए EEA बोला मैंने, सर बी बोला ना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA सर एक बार वो ऑन कर दो ना रिकॉर्डिंग। ऑन है। बोलो। The deduction is available to individual. Deduction is available to individual taking loan for purchasing residential house property.
taking loan to purchase residential house property within bracket लिखना interest amount is available as deduction. Subject to fulfillment of following conditions. Interest amount is available as deduction subject to fulfillment of following conditions. अब इसके नीचे condition लिखो, conditions लिखो. Loan should be sanctioned. Loan should be sanctioned from 1/4/2019 to 31 मार्च 2022. वृंदा जी लिखी. अच्छा जी. Number 2, the value of house property within bracket लिखना SDV. The value of house property within bracket लिखना SDV can't be more than 45 lakhs. SDV, stamp duty valuation. फिर SDV आ गया बोलो। Can't be more than 45 lakhs. Number 2, the person should not be the owner of any other house property on the date of taking loan. Should not be, the person should not be the owner of any house property on the date of taking loan. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE and EEA can't be taken simultaneously. Deduction under section 80EE and EEA can't be taken simultaneously. Under section 80E and EEA. हाँ, deduction under section EE and EEA can't be taken simultaneously. और क्वांटम ऑफ डिडक्शन में लिख लो अमाउंट पेड और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर. बस हो गया. दोबारा बोलना. देखो ये जो बातें मैंने तुम्हें 24B के बारे में बताई थी वो लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हो. पता है घर पे जाके ना इतना सारा रिडक्शन का हो जाता है सर. अब मैं उस टाइम पे EEB पता है क्यों बोल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में EEB चल रहा था. सर एक और बात बताओ, जैसे डबल कैसे कर सकते हैं? इसमें तो है कि जो प्रॉपर्टी है नहीं होनी चाहिए लोन, तो फिर पहले अगर लोन लिया होता तो प्रॉपर्टी नाम पे ही होती तो डबल हो ही कैसे सकता है? नहीं होगा. किन्हीं लूप होल्स की वजह से ऐसा है, ऐसा लिखना जरूरी है. बताओ सर, आपको पता ही होगा, अगर आप उसकी निगाह की लैंग्वेज में हो बताओ क्या होगा. सर रिकॉर्ड कर सकते ये लोग तुम किस पे टेक्स्ट अगला है 80EEB. ये बड़ा ही आसान है. तुमने देखा आजकल वो चल रहे हैं ई व्हीकल्स. सबसे पहले ई रिक्शा आया था, फिर ई बाइक्स भी आ गई, ई गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक. वैसे तो ये कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. ई व्हीकल का मतलब होता है ना बैटरी से चलने वाली चीजें, और बैटरी को चार्ज किया जा सकता है. इको फ्रेंडली है ये, ऐसा मानते हैं. सच्चाई ये है नहीं, क्योंकि जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम कहोगे अरे यार ये तो बस 19-20 का ही फर्क है. पोल्यूशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि जो उसकी बैटरी और जो वेस्ट वगैरह है ना, वो जब डिकम्पोज की जाएंगी ना तो उससे बहुत तगड़ा पोल्यूशन होता है. अच्छा खैर मैं इस बारे में नहीं जाऊंगा, मैं टैक्स पढ़ाने आया हूँ.
तो ना हम क्या कहते हैं, हमने ना कहा कि ना अभी लेटेस्ट है तो भैया हमें भी मजा आ रहा है, गवर्नमेंट को भी मजा आ रहा है, तो उन्होंने बोला है कि ना अगर आप अपना ई व्हीकल खरीदते हैं आपको इसमें ना सब्सिडीज भी मिलती हैं, दिल्ली गवर्नमेंट तो खास तौर से देती है ई व्हीकल खरीदने पे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कहते हैं हमने ना लोन लिया है, किसके लिए? ई व्हीकल खरीदने के लिए। ई व्हीकल खरीदने के लिए हमने जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। 80 के अंदर किस पे मिल रही थी? हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। 80 के अंदर किस पे मिल रही थी? हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। 80 में किस पे मिल रही है? व्हीकल के ऊपर। सर आप तो बड़े ही जल्दी हो, आपने अभी कहा था कि ना बेसिक जो नीड है वो क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। आप कार के लिए आपने मना किया था और यहाँ कार पे ही लोन दे रहे हो। लेकिन ये कार एक विशेष तरह की कार है जिसको कि पोल्यूशन को बचाने के लिए, ऐसा हम मानते हैं। तो ये एक बेसिक के अंदर आ गया हमारे पास में, तो हमने ना इसके ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन देनी है। ओके, अब किसको देंगे हम? देखो एलिजिबल पर्सन इंडिविजुअल। कंडीशंस क्या है? कहता है जी एसएससी शुड बी इंडिविजुअल, उसने परचेज किया हो क्या है? ई व्हीकल। अब ई व्हीकल कुछ भी हो सकता है, रिक्शा भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे है ना एक दिया हुआ है हमारे को डेट, कब से? यहाँ पे वो 4 साल आ गए हैं, अभी तुम्हारे पास में टाइम है 31 मार्च 2023 तक अपना ई व्हीकल बुक करा लो लोन लेकर के। तो जितना इंटरेस्ट होगा ना उसकी डिडक्शन ले सकते हो 80 में, जब तक आप लोन रीपे नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन जैसे हमने अभी ऊपर देखी थी। अब यहाँ पे कहीं हमें लिखा हुआ है कि ई व्हीकल का दाम कितना होना चाहिए? वो कहते हैं कि जितना महंगा खरीदना खरीदो, हमें कोई मतलब नहीं। क्या कहीं लिखा हुआ है कि लोन कितना महंगा होना चाहिए? कहीं नहीं लिखा हुआ, जितना मर्जी महंगा ले लो। वहां पे था तो वहां वाली डिडक्ट जो वो क्या नाम है कंडीशंस थी वो खत्म कर दी। यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन यू शुड नॉट बी द ओनर ऑफ एनी अदर व्हीकल। क्यों? हम तो चाहते हैं आप अपने व्हीकल्स को कन्वर्ट करा लो ई व्हीकल्स के अंदर, तो हम क्यों कहेंगे आपको? तो यहाँ पे वैसा भी नहीं लिखा हुआ। कुछ लिखा हुआ है जो हाउस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, तो वो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। रिबेट दे रहे हैं, ये छूट दे रहे हैं, ना तो लोन का अमाउंट ना ही व्हीकल का अमाउंट। हाँ, बस एक डेट डाली हुई है हमने, 1 साल भी नहीं बचा। अब तुम नवंबर में खड़े हुए हो, 4 महीने बचे हुए, लेकिन मेरे को पक्का पता है कि इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर एक और डिडक्शन डाल दी जाएगी 80 EEC के नाम से। सर फायदा है इसी साल हम पास हो जाए व्हीकल बुक कराने में, वरना एक और डिडक्शन गले पड़ सकती है। अच्छा है, तो बात समझ में आई? बिल्कुल वैसा ही है, उसी का है। एक था, दूसरा जुड़वा था, ये तीसरा तिड़वा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे को? कहता क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना? कहता है इंटरेस्ट पेएबल सब्जेक्ट टू 1.5 लाख। बस इंटरेस्ट होता पूरा होता है मतलब हाँ, जितना आपका, जैसे आप मान लो आपने ई व्हीकल लिया था, मान लो 15 लाख रुपए का, आपने रीपेमेंट कर दी उसकी 3 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर में आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा, सेकेंड ईयर में आपने 12 लाख पे इंटरेस्ट दिया होगा। तो जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है ना उस साल, सब्जेक्ट टू 1.5 लाख उस साल का। जैसे मान लो इसके ऊपर 15 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट बन रहा था, मान लो कितना? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। अगले साल आपका बन रहा था 1,20,000, 1,20,000 और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, तो 1,20,000 मिल जाएगा। मतलब इंटरेस्ट का हो ही गया, इंटरेस्ट का अमाउंट। हाँ, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट को मत उठाना। अच्छा जी, देखो क्या लिखा हुआ है? The interest allowed as deduction under section 80EB will not allowed as deduction under any other provision of act for any assessment year। यानी कि इसके ऊपर आपको कहीं और कोई डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार नहीं है अगर आप EEB ले रहे हो तो। इसके ही जैसी, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली, और कुछ नहीं मिलेगा। जिससे आपको लोन लेना है वो पर्सन कौन हो, यानी कि कंपनी कौन हो, बैंक कौन हो, वो यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये आपके लिए ज्यादा पूछे जाने लायक नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बताओ या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मतलब बताओ। ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है जी।
तो ईई के अंदर डिडक्शन का अमाउंट कितना था बताना जरा, मैं भूल गया, मुझे नहीं आता। मैक्सिमम 50,000, 50,000 मत भूलो, मैक्सिमम 50, अप टू 50,000 अमाउंट पेड और 50,000 विच एवर इज लेस। 80 ईई के अंदर कितना था? 1.5 लाख था, अप टू 1.5 लाख, यानी कि अमाउंट पेड और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। 80 ईई बी के अंदर भी सेम ही अमाउंट है। 80 ईई का टाइम ड्यूरेशन कितना था? ई का 16-17, बस 1 ईयर। और यहाँ पे अगले में कितने थे? 3 साल थे, 19 से लेकर के 22 तक, और इसमें 4 साल है, 19 से 23 तक। ठीक है ना? अच्छा, लिखना पसंद करो? लिखो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEB। Eligible person individual, eligible person any individual। Conditions: individual took loan to purchase e-vehicle in between 1/4/2019 to 31 मार्च 2023। Quantum of deduction: interest payable on loan or 1,50,000 whichever is less। देखो जी, अगली डिडक्शन है हमारे पास में 80 QQB। 80 QQB और RRB दोनों जुड़वा है, ठीक है। 80 QQB क्या कहता है? कहता है कि ना हमारे को ना रॉयल्टी इनकम मिली है, ध्यान से सुनना, रॉयल्टी इनकम मिली है किस पे? बुक्स पे। बुक्स पे रॉयल्टी इनकम मिलने का मतलब क्या है? बुक्स पे रॉयल्टी इनकम मिलने का मतलब ये है कि आपने एक बुक पब्लिशर को पब्लिशिंग के राइट दिए थे और उसने आपको रॉयल्टी दी, ठीक है जी। रॉयल्टी का मतलब क्या है? अब अगर आपने उसको बुक पब्लिश करके दे दी, अगर आपने उसको कॉपीराइट दे दी है, तो इंसानियत के नाते वो आपको एक नॉमिनल से अमाउंट देता है, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। द रॉयल्टी कांट बी मोर देन 15%। हाँ जी, रॉयल्टी जो है ना 15% से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर 15% से ज़्यादा होगी ना तो हम इसको क्या मान लेंगे? प्रॉफिट के पार्ट मान लेंगे, और तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर रॉयल्टी लमसम अमाउंट दी जाती है तो ये 15% का चक्कर ही नहीं, ठीक है जी। तो रॉयल्टी के ऊपर हमारे को क्या नाम है जो है वो डिडक्शन दी जा रही है। मैक्सिमम कितनी सर? 3 लाख रुपए। यानी कि अगर आपने रॉयल्टी इनकम अर्न की है 4,50,000, तो आप डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकते हो? 3 लाख रुपए। अब रॉयल्टी जो मिलती है हमारे को, वो रॉयल्टी बुक्स के ऊपर मिलती है, और बुक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते ना ब्रोशर, गाइड, जनरल, ना ही डायरी, कमेंडेटरी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, टेक्स्ट बुक या किसी और तरीके की कोई भी पब्लिकेशन सिमिलर नेचर। हाँ, चेतन भगत की कहानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ों के ऊपर नहीं। ओके, जैसे मान लो MS धोनी ने बोला कि सर मेरे को क्या नाम है अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस बताया, और पास्ट एक्सपीरियंस बताया और उसके अंदर उसको रॉयल्टी मिली न्यूज़पेपर राइटिंग के लिए या कुछ, तो उसको बुक्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाए, ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी का अमाउंट कितना सर? 3 लाख रुपए।
अब ये रॉयल्टी जो है ना आउटसाइड इंडिया से भी कमाई जा सकती है। उस केस में भी ये जो अमाउंट है 3 लाख रुपए ही रहेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो इनकम 6 महीने के अंदर अंदर या फिर ड्यू डेट से पहले पहले इंडिया में आ गई हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास में हमने रॉयल्टी इनकम कमाई है 1 जनवरी 2023 को, 6 महीने कब लैप्स करेंगे बताना? एक लाख कब? 30 जून से पहले पहले। और ड्यू डेट हमारी क्या है? मान लो 31 जुलाई। तो इस डेट पे हमारी इंडिया में आ जानी चाहिए रॉयल्टी इनकम, तब हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं कितनी? 3 लाख रुपए तक। ठीक है। बाहर जो रॉयल्टी, मतलब मान लो एक बुक मैंने लिखी थी, जिस बुक को यहाँ पे भी रॉयल्टी मिली और फॉरेन से भी रॉयल्टी मिली, और फॉरेन वाली रॉयल्टी जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर या फिर ड्यू डेट से पहले पहले मैं इंडिया में ले आया, तो उसके ऊपर भी मिल जाएगी। अब मान लो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंडिया वाली रॉयल्टी जो मेरी थी वो थी 50,000 और 5 लाख रुपए आउटसाइड इंडिया थी, और ये मैं 6 महीने के अंदर अंदर या ड्यू डेट से पहले पहले इंडिया में ले आया, तो दोनों का टोटल खर्चा कितना, रॉयल्टी कितनी मिल रही है? 5,50,000। लिमिट कितनी है? 3 लाख। 3 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम मेरे को डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके, लिख लो इसको। सर अगर हमने क्या ये बताया था? नहीं चेपना है इसका मतलब, ठीक है। और सर ऑथर रेजिडेंट होना चाहिए।
हो गया ये? सर इसमें ऐसा कहाँ दिक्कत है वो जो नॉन रेजिडेंट की इनकम में बाहर आ गई 2400 के आ जानी चाहिए नॉन रेजिडेंट की नहीं, मैंने बोला कि एक रेजिडेंट की वो आउटसाइड आउटसाइड इंडिया वाले। हाँ तो इसमें नहीं है ना हाँ यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपकी बुक में लिखा। जुड़वा बता रहे थे वो कौन जुड़वा जो बता रहा था वो RRB में लिखा। यहाँ पे एक लाइन जोड़ लो आप। हाँ सर रॉयल्टी इनकम received outside India shall also be eligible to claim deduction subject to condition that it remits in India within 6 months or due date of filing return of income, whichever is earlier. ठीक है? हटा दो इसको यहाँ से। सर ROI रिटर्न ऑफ इनकम। सुनिए, RRB इसी का ही जुड़वा है, सिर्फ जो रॉयल्टी है ना वो पेटेंट्स पे आती है, बाकी सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है सब कुछ। वही ना रेजिडेंट का हासिल हो गया हाँ। बस ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल on any capital gain received on sale of patent which is chargeable under the head capital gain। मतलब पेटेंट हमने उसको बेचे नहीं है, अगर बेच दिए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है? एनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड विद इन द यूज ऑफ पेटेंट कैप आर्टिकल, मतलब ये ना पेटेंट का ही अंदर का कंटेंट है कि पेटेंट को पेटेंट कहते कब है। ठीक है? तो डिडक्शन कितनी की मिलेगी? 3 लाख रुपए की। ओके, वो तो रॉयल्टी का मेन एस्पेक्ट है 15% वाला। अब ये कॉमन रूल जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, फॉरेन सोर्सेज वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसको भी आप लिख लीजिए, पेटेंट वाले।
ठीक है बच्चों, आगे और नहीं करा रहा हूँ आज, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर 2 मिनट